प्लेन ऑफ गंगा। और गंगा को इंडिया की नेशनल रिवर के रूप में भी जाना जाता है, जो काफी ज्यादा हमारी पॉपुलेशन को क्लीन ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करती है। सबसे पहले हमने जाना कि भाई गंगा का ओरिजिन कैसे होता है। हमने देखा कि भाई गंगा का जो ओरिजिन है वो गंगोत्री, गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। और गंगोत्री ग्लेशियर से पहले गंगा को कई पार्ट में, जहां पर केदारनाथ, बद्रीनाथ हमारे तीर्थ स्थल है, उनके पास में ही गंगा एक तरीके से दिखाई देती है। और सबसे ऊपर पहली वाली ट्रिब्यूटरी जो इससे मिलती है उसका नाम जो होता है वो है राम गंगा, उत्तराखंड के पास ही राम गंगा, ये इसके पास पहली ट्रिब्यूटरी मिलती है। वही दूसरी तरफ राइट साइड से मैंने आपको बताया था कि भाई कैसे हम लोग राइट या लेफ्ट साइड देख सकते हैं। तो राइट साइड देखने का तरीका क्या है कि जहां से हम ओरिजिन होता है वहीं से हम देखते हैं। अगर यहाँ से गंगा का ओरिजिन हुआ है तो हम यहीं पे खड़े होकर देखते हैं। तो इधर हम खड़े होंगे तो ये वाला साइड क्या होगा, जहां से रामगंगा आ रही है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, और इधर वाला साइड राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। और गंगा रिवर से यमुना रिवर यमुनोत्री से आती है, यमुनोत्री ग्लेशियर से, और उसके बाद प्रयागराज में ये गंगा से मिल जाती है। प्रयागराज इसके पास गंगा से मिल जाती है, कौन सी, यमुना रिवर। उसके बाद यमुना की भी बहुत सारी फेमस ट्रिब्यूटरी है, जैसे हमने देखा चंबल जो एमपी से आती है और इससे मिल जाती है। उसके बाद सिंध, उसके बाद बेतवा, उसके बाद केन। ये कुछ इंपोर्टेंट रिवर है जो यमुना में मिलती हैं। और उसके बाद प्रयागराज में इलाहाबाद के पास गंगा रिवर से यमुना रिवर मिल जाती है। उसके बाद हमें ऊपर से गोमती ये रिवर दिखाई देती है। उसके अलावा आपको और आगे हम बढ़ते हैं तो घाघरा, ये रिवर भी गंगा की एक फेमस ट्रिब्यूटरी है, ये भी हमें दिखाई देती है। घाघरा के बाद गंडक, ये आपकी गंगा रिवर से मिलती है। उसके बाद कोसी, जो बिहार में फ्लड का सबसे बड़ा रीजन है, कोसी रिवर, ये आती है नेपाल से, और नेपाल से आकर ये बिहार में काफी ज्यादा फ्लड लाती है। उसका एक सबसे बड़ा रीजन, कोसी रिवर अपना पाथ बहुत चेंज करती है, मियांडरिंग करती है। जैसे हिमालयन रिवर मियांडरिंग करती है, तो उसमें एक सबसे ज्यादा फेमस है कोसी रिवर। तो कई बार लोगों को पता ही नहीं होता कि इस बार फ्लड कहाँ से आएगी। मान लीजिए इधर लोगों का बस्ती है, सोचा था कि इस बार इधर से आई थी, लेकिन उसके बाद ये अपना रास्ता चेंज कर देगी, ऐसे आने लगेगी, फिर इधर से आने लगेगी। ऊपर से ऊपर वाला जो पार्ट है नेपाल वाला, वो हिली एरिया है, और बिहार वाला जो जोन पड़ता है वो थोड़ा प्लेन वाला एरिया है। इसलिए कोसी रिवर से काफी ज्यादा दिक्कत होती है बिहार वाले जोन में, वहां पे हर साल फ्लड आती है। और उसका सबसे बड़ा एक रीजन इसका मियांडरिंग करना या पाथ को बार बार चेंज करना। कई बार गवर्नमेंट ने इससे बचने के लिए डैम बनाने की कोशिश की, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि डैम जो है वो माउंटेन वाले एरिया पे बन सकता है जो पड़ता है नेपाल में, लेकिन नेपाल वहां पर डैम नहीं बना देता, क्योंकि वो रहता है कि भाई हमारे लोगों को खतरा हो जाएगा, हमें बहुत सारी जमीन चाहिए। इंडिया उसको पैसे भी देने को रेडी हो जाता है कि देखो भाई हम बिजली भी बनाएंगे, वो आपको मिलेगी, साथ में ये वाटर जो है वो भी आप यूज कर सकते हो, और धीरे धीरे इंडियन प्लेन में आप लोग इसे छोड़ो। लेकिन नेपाल बोलता है नहीं। कई बार जब मानसून आता है
तो उसके बाद हमारे यहाँ भी पानी काफी ज्यादा जमा हो जाता है। तो इसलिए हम नहीं चाहते कि यहाँ पे जमा हो। लेकिन अगर प्लेन एरिया में हम लोग बनाएंगे तो बड़ी फोर्स के साथ वाटर आता है हिली एरिया से, और हिली एरिया से जब फोर्स के साथ पानी आता है तो प्लेन में डैम को काफी मजबूत बनाना पड़ेगा और साथ में बड़ा भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि रिवर का जो पाथ है वो चेंज होता रहता है। तो इस वजह से हमें डैम काफी बड़ा और इस पर काफी ज्यादा एक्सपेंस भी हमें करना पड़ेगा। तो इसलिए कोसी रिवर को बिहार में काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला रिवर माना जाता है, और इससे कई बार फ्लड आती है। और फिर सबसे लास्ट में वेस्ट बंगाल के पास महानंदा रिवर मिल जाती है हमारी गंगा रिवर से। और इधर राइट बैंक से यमुना के बाद गंडक के पास यहाँ पर एक रिवर आती है जिसका नाम है सोन। ये रिवर भी गंगा रिवर की एक ट्रिब्यूटरी कहलाती है। और फिर उसके बाद गंगा रिवर वेस्ट बंगाल में पहुंच जाती है, और वेस्ट बंगाल में इससे छोटी छोटी सी दो नदियां, जिसे अजय एक नदी है जो वेस्ट बंगाल में, अगली है दामोदर छोटा नागपुर के आसपास से आती है इधर वाली, ये दोनों मिल जाती है। और फिर उसके बाद ये हुगली के नाम से जानी जाती है। जब ये दोनों मिल जाती है तो गंगा रिवर को हुगली, और हुगली रिवर के पास ही एक पोर्ट है कोलकाता पोर्ट, जो इंडिया का एक फेमस पोर्ट है ट्रांसपोर्ट के लिए, और वेस्ट बंगाल वाले एरिया में है, वो इधर ही पड़ता है। अब यहाँ पर बहुत सारे हमें प्लेन भी दिखाई देते हैं। गंगा रिवर में कई जोन में प्लेन को बांटा गया है और उन्हें अलग अलग नाम से जाना जाता है कि भाई ये कौन सा प्लेन है, ये कौन सा है। तो जहां पर रामगंगा मिलती है, और रामगंगा और गंगा रिवर आपस में मिलती है, यहाँ पर जो प्लेन बनता है, इस प्लेन को हम लोग रोहिलखंड, यहाँ पर एक किंगडम हुआ करती थी पहले रोहिलखंड, तो ए जहां पे मैंने लिखा सबसे पहला वाला, यहाँ पर एक प्लेन बनता है जिसे हम कहते हैं रोहिलखंड। तो ये वाला प्लेन कुछ उत्तराखंड में, थोड़ा बहुत उत्तर प्रदेश में इस वाले जोन में पड़ता है, और इस प्लेस को या प्लेन को हम लोग रोहिलखंड के नाम से जाने जाते हैं। फिर जिस क्षेत्र में गोमती मिलती है, इस वाले पार्ट को, बी वाले को हम कहते हैं अवध। अवध जहां पे राजा रूल किया करते थे राम, वही वाला पेड़। तो जहां पर अवध, आपसे पूछा जा सकता है कि भाई अवध जो प्लेन बनता है वहां पर कौन सी रिवर मिलती है गंगा की, क्योंकि काफी ज्यादा न्यूज में भी रहता है अवध का क्षेत्र कि गवर्नमेंट ने राम टेम्पल बनाया, साथ में डिस्ट्रिक्ट का जो नाम है अब अवध कर दिया है। तो ये सारी चीजें काफी न्यूज में होती हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि अवध के प्लेन से कौन सी रिवर बहती है, तो अवध से प्लेन से गोमती रिवर बहती है। फिर उसके बाद नीचे जहां पर गंडक आई है, घाघरा, ये वाला जो एरिया है सी वाला, जहां पर घाघरा आती है, इसे ईस्टर्न यूपी प्लेन कहते हैं। ईस्टर्न यूपी प्लेन जो बिल्कुल टच है किसके साथ, बिहार के साथ, ईस्टर्न यूपी वाला प्लेन वाला जोन आ जाता है। उसके बाद जहां पर नीचे की तरफ घाघरा के बाद गंडक वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया बिहार में आ जाता है, और इसे सारण प्लेन ऑफ बिहार, सारण प्लेन, वैसे कहां पे, बिहार में। बिहार का जो वेस्टर्न वाला पार्ट है वहीं से होते हुए गंडक रिवर जाती है, और वहां पर जो प्लेन बनता है उसे सारण कहते हैं। और उसके बाद
जो आगे वाला पार्ट बनता है उसे कहते हैं मिथिला, जहां से कोसी रिवर आती है। जो मिथिला काफी ज्यादा न्यूज में भी रहता है। साथ में यहाँ पर एक डिस्ट्रिक्ट है सीतामढ़ी, जहाँ से माना जाता है कि सीता जी का जन्म यहीं पे हुआ था, और राम जी शादी करने के लिए मिथिलांचल वाले क्षेत्र में गए थे, और वो मिथिला के ही राजा थे उनके पिताजी, और यहीं पर उनका स्वयंवर हुआ था, जहाँ पर धनुष तोड़ने के लिए भी गए थे राम और उनके गुरुजी। तो मिथिला वाला जो एरिया है वो इस वाले एरिया में ही पड़ता है, जहां पर कोसी रिवर एक तरीके से आती है। तो ये मिथिला प्लेन और मिथिला पेंटिंग आपने सुना होगा, बहुत ज्यादा फेमस रहती है, वो इसी जोन में पड़ती है। और फिर उसके बाद जो लास्ट वाला पार्ट पड़ता है वो प्लेन ऑफ वेस्ट बंगाल, ये वाला एफ, प्लेन ऑफ वेस्ट बंगाल, प्लेन ऑफ वेस्ट बंगाल। तो ये वाला सारा एरिया हमारे गंगा का पड़ता है, और इसी बेस पर, इन प्लेन के बेस पर हम गंगा को कई पार्ट में डिवाइड करते हैं। जैसे गंगा के प्लेन को समझने के लिए हम कई पार्ट में डिवाइड कर देते हैं कि भाई कैसे कैसे प्लेन गंगा में मिलते हैं, कौन सा वाला जो प्लेन है वो ज्यादा फर्टाइल है, उसके बेस पे हम करते हैं। तो प्लेन ऑफ अपर गंगा सबसे वाला प्लेन जो होता है, प्लेन ऑफ अपर गंगा, इसमें हम डिवाइड करते हैं। उसके बाद मिडिल गंगा प्लेन, उसके बाद सबसे लास्ट में लोअर गंगा प्लेन। इन तीन पार्ट में हम लोग गंगा के प्लेन को डिवाइड करते हैं। लोअर और मिडिल गंगा वाले प्लेन में काफी ज्यादा फ्लड आती है, और इसकी वजह से यहाँ पे दिक्कत भी होती है, लेकिन साथ में फर्टाइल लैंड भी आती है, क्योंकि एलुवियल सॉइल हर साल आती है। तो फर्टाइल लैंड की वजह से यहाँ के लोगों को फायदा भी होता है। तो ये सबसे पहले हमने जो दो प्लेन देखे थे, पहला ए वाला रोहिलखंड और दूसरा अवध वाला, यही वाला पार्ट क्या कहलाता है, अपर प्लेन ऑफ गंगा। आपसे पूछा जाए भाई अपर प्लेन ऑफ गंगा में कौन कौन सा आता है, तो रोहिलखंड और अवध। दूसरा अगर पूछा जाए कि भाई मिडिल गंगा वाले में कौन सा आता है, तो ईस्टर्न यूपी वाला प्लेन, सी नंबर वाला, तो ईस्टर्न यूपी प्लेन हमने, साथ में डी वाला बिहार का सारण प्लेन, और ई वाला जो मिथिला प्लेन, ये तीनों प्लेन किसमें आते हैं, मिडिल गंगा प्लेन में। और सबसे लास्ट में जो वेस्ट गंगा वाला बच्चा आता है, बंगाल वाला एफ वाला, ये वाला पार्ट आता है लोअर गंगा प्लेन। ऐसे गंगा रिवर को हम डिवाइड करते हैं। हम बात करें कि गंगा रिवर कितने स्टेट से होके जाती है, तो सबसे पहले उत्तराखंड, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि गंगा का किस किस स्टेट से जाती है। सबसे पहले उत्तराखंड, यूके जो इंडिया का पड़ता है वहां से जाती है। उत्तराखंड के बाद नीचे की तरफ जब आती है तो सब उसके बाद ये यूपी में एंटर करती है। यूपी, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद बिहार, बिहार के बाद थोड़ा सा पार्ट इसका झारखंड, जिसे अक्सर भूल जाते हैं, तो झारखंड से भी गंगा रिवर जाती है। और झारखंड में एक बहुत छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है, उसके पास से ही गंगा रिवर होके जाती है, और उसी के बेस पे माना जाता है कि गंगा रिवर किस झारखंड के पार से होके जाती है। ये भी कई बार पूछ लिया जाता है कि भाई झारखंड में कौन सा है, तो झारखंड में साहिबगंज, साहिबगंज एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां से जाती है। और झारखंड के बाद वेस्ट बंगाल। तो 5 स्टेट से होके गंगा रिवर जाती है इंडिया के, और गंगा रिवर को
इंडिया का नेशनल वाटरवे 1 के नाम से भी जाना जाता है। और अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसमें शिप चलाने के लिए बहुत सारी चीजें की। तो नेशनल वाटरवे 1, नेशनल वाटर वे 1 इंडिया का ये है। एंशियंट टाइम में काफी ज्यादा यूज किया जाता था गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज का वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए, लेकिन अब हम मेक इन इंडिया को प्रमोट करने के लिए यूज करना चाहते हैं गंगा रिवर का, जिससे कि हम लोग काफी कम कॉस्ट पर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर पाए। और अगर ट्रांसपोर्ट कर पाए तो हमें काफी ज्यादा फायदा होगा, हमें कॉम्पिटिटिव मिलेगा और हमारे प्रोडक्ट काफी ज्यादा बिकेंगे। तो इसके लिए जरूरी है कि हम लोग वाटर ट्रांसपोर्ट का यूज करें। इसीलिए सरकार ने पहला वाला जो पार्ट है वो, और ये ट्रांसपोर्ट इलाहाबाद वाले जोन से जहां पे संगम होता है वहां से लेकर नीचे वाले पार्ट वेस्ट बंगाल इस जोन तक जाता है। तो गवर्नमेंट ने कई कंटेनर, कई शिप इसके थ्रू भेजे कि भाई कैसे हम लोग यहाँ से ट्रेड कर सकते हैं। तो बहुत सक्सेसफुली इनको चलाया गया। और साथ में गवर्नमेंट ने गंगा की एक रिवर है, गंगा रिवर डॉल्फिन। गंगा रिवर डॉल्फिन इंडिया का नेशनल एक्वेटिक एनिमल भी है। गंगा रिवर डॉल्फिन इंडिया का नेशनल एक्वेटिक एनिमल है, मतलब जो एनिमल वाटर में रहता है उस हिसाब से इंडिया का डॉल्फिन जो है वो एक तरीके से एक्वेटिक एनिमल है इंडिया का। डॉल्फिन की खास बात, इसकी आंखें नहीं होती, ये विजुअल रेज के माध्यम से, इंफ्रारेड के माध्यम से अपनी चीजों का यूज करती है। लेकिन काफी ज्यादा गंगा रिवर में पॉल्यूशन होने की वजह से इस गंगा रिवर डॉल्फिन को काफी ज्यादा दिक्कत होती है। उसका रीजन है इसे क्लीन ड्रिंकिंग वाटर में रहना काफी पसंद है। और क्लीन ड्रिंकिंग वाटर को करने के लिए और गंगा को बचाने के लिए गवर्नमेंट ने एक प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया जिसका नाम है नमामि गंगे। नमामि गंगे प्लान, ये गवर्नमेंट की एक फ्लैगशिप स्कीम है जिसके थ्रू गवर्नमेंट रिवर को बचाना चाहती है। और अगर हमारी रिवर बची रही तो कहीं ना कहीं हमें वाटर मिल जाएगा। वाटर मिलेगा तो हमारी इरिगेशन फैसिलिटी, हमारी फूड की फैसिलिटी और साथ में हेल्थ, ये सारी चीजें भी अच्छे से बनी रहेंगी। तो इसलिए गवर्नमेंट ने नमामि गंगे प्रोजेक्ट, और इस नमामि गंगे प्रोजेक्ट के थ्रू गवर्नमेंट ने बहुत सारे घाट बनवाए हैं। सभी को अपने रिलीजन को मानने की आजादी है, लेकिन किसी को गंगा रिवर के वाटर को पॉल्यूट करने की आजादी नहीं। और गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीजें बैन कर दी, जैसे आप गंगा रिवर के वाटर में साबुन से नहीं नहा सकते, साबुन से नहाना वहां पे बैन है। ऐसे ही आप वहां पर मेन गंगा रिवर के वाटर में घाट के पास आप जो करना चाहते हो करिए, वहां पे रिसाइकलिंग होगी और उसके बाद वाटर गंगा रिवर, मेन गंगा रिवर में जाएगा। आप लोगों को जो भी फूल या तेल चढ़ाना है, तेल या ऑयल का तो बैन ही कर रखा है गवर्नमेंट ने, और फाइन लगता है काफी ज्यादा। सरकार ने इस चीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए गंगा टास्क फोर्स भी डेवलप की है। इसका काम यही है कि इम्प्लीमेंटेशन देखना और अगर उसका कोई वायलेशन करता है तो उस पर फाइन लगाना। तो सरकार ने गंगा रिवर को बचाने के लिए काफी ज्यादा प्रयास किए हैं कि भैया कैसे यहाँ पर हम लोग इस रिवर के ऊपर जो पॉल्यूशन या वाटर का क्राइसिस जो प्रॉब्लम है उसको कैसे सॉल्व करें। और गंगा रिवर पूरे साल बहती रहती है, उसका रीजन मानसून के टाइम इसे वाटर मिलता रहता है, जब हमारे यहाँ मानसून इंटर होता है गर्मियों के टाइम, और फिर बाद में ग्लेशियर पिघलने से भी इसको वाटर मिलता रहता है। लेकिन जब गंगा रिवर में वाटर का फ्लो ज्यादा हो जाता है तो फ्लड भी आती है, चाहे वो उत्तराखंड में हो, जो हमने तो 2013 में केदारनाथ त्रासदी सुना हो, केदारनाथ में ट्रेजेडी हुई थी वो हो, या फिर जो बिहार के आसपास कोसी रिवर की वजह से होता है, ये भी सारी चीजें। और अभी दिल्ली एनसीआर के आसपास जो गंगा के एक फेमस ट्रिब्यूटरी है यमुना, उसमें वाटर लेवल बढ़ने की वजह से जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई हो, तो ये सारी चीजें होती रहती है। लेकिन गंगा रिवर फिर भी हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि यहाँ पर
सबसे ज्यादा इंडिया का जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है वो सक्सेसफुल हुआ है, उसमें गंगा रिवर की वैल्यू है। साथ में ही हमारे ट्रांसपोर्ट जो वाटर है उसमें गंगा रिवर की वैल्यू है। और साथ में बहुत सारी पॉपुलेशन, इंडिया की जो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है वो गंगा रिवर डॉल्फिन, गंगा रिवर के आसपास ही है। और यहाँ पर कुछ फेमस प्लेस भी मिलते हैं, जैसे आगरा जो प्लेस है वो गंगा की ट्रिब्यूटरी यमुना के पास में ही है। ताजमहल आपने देखा होगा, तो यमुना रिवर बिल्कुल ताजमहल के बिल्कुल पीछे से जाती है। फिर उसके बाद आगे जाएंगे तो मथुरा, वो भी यमुना रिवर के आसपास पड़ता है। और फिर उसके बाद आपको और भी काफी ज्यादा फेमस, जैसे लखनऊ जो कैपिटल है किसकी, यूपी की, यूपी की जो कैपिटल है लखनऊ, उससे होते हुए गोमती, ये जो रिवर है गंगा की फेमस ट्रिब्यूटरी, गोमती रिवर के पास ही यूपी की कैपिटल लखनऊ पड़ती है, तो वहां की कैपिटल भी कहीं ना कहीं यहीं से जाती है, लखनऊ। और एक बहुत छोटी सी ट्रिब्यूटरी जो गंगा की है वो है सरायू। और सरायू रिवर कहाँ से जाती है, अवध। अब तो डिस्ट्रिक्ट बन गया है, उस वाले पास से जहां हमने अवध प्लेन देखा था वहां से सरायू रिवर जाती है। और सरायू रिवर के आसपास ही अवध का जो प्लेस था वो वाला एरिया भी वहीं पर डेवलप हुआ था। तो ये गंगा रिवर के बारे में कुछ चीजें थी। और साथ में जो बहुत सारी इंडस्ट्री डेवलप हुई पड़ी है, जैसे ईस्टर्न इंडिया का मैनचेस्टर जिसे कहा जाता है, जहाँ पे बहुत ज्यादा इंडस्ट्री डेवलप हुई है, कानपुर, वो वाला एरिया भी गंगा रिवर के आसपास पड़ता है। लेकिन सरकार ने यहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया को बोला है या तो आप वाटर यूज करो तो उसका सही से रिसाइकलिंग करके गंगा रिवर में डालो, वरना गंगा रिवर को काफी ज्यादा दिक्कत होती है। और गंगा रिवर में कुछ नेचुरल ऐसे बैक्टीरिया हैं जो उसके वाटर को क्लीन करते हैं, लेकिन जब इसमें हम लोग ज्यादा एक तरीके से पॉल्यूशन, कुछ कपड़े या क्लॉथ या और भी जो सीवेज वेस्ट होता है या अपने जो गंदे नाले होते हैं वो डालने लग जाते हैं, तो उस बैक्टीरिया की भी डेथ होने लग जाती है। लेकिन धीरे धीरे सरकार ने काम किया है और धीरे धीरे इसे क्लीन करने की कोशिश की जा रही है। तो गंगा रिवर अगर क्लीन होती है तो हम सबको काफी ज्यादा बेनिफिट होगा, हेल्थ की वजह से भी, साथ में इरिगेशन में जो वाटर यूज होगा वो भी क्लीन वाटर होगा। तो ये सारी चीजें हमारे लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होंगी। तो इसीलिए गंगा रिवर को इंडिया की नेशनल रिवर या मदर रिवर के रूप में भी जाना जाता है। और ये काफी ज्यादा हमारे प्लान के लिए, हमारे डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। और जैसे जैसे यहाँ पे वाटरवेज डेवलप होगा वैसे वैसे और ज्यादा इसके थ्रू हम लोगों को फायदा मिलेगा। तो ये गंगा रिवर के बारे में था, जिसके बारे में आपसे कई तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि भाई गंगा रिवर में क्या क्या चीजें होती हैं, अपर वाला लैंड कौन सा है, लोअर वाला कौन सा है, कितने स्टेट से होके जाती है, इसकी इंपोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज क्या है। तो ऐसे आप भी एक मैप सा बना लेना, आउटलाइन मैप, और उस पर आप लोग देखना है। और एक बार आप देखना चाहते हैं तो आपको इसमें भी दिखेगा फोटो में, ये वाला जो पार्ट है ये गंगा रिवर का प्लेन वाला पार्ट है। इधर वाले पार्ट से जहाँ पे उत्तराखंड है वहां से गंगा निकलती है। ये वाला यमुना जो दिल्ली से भी होते हुए जाती है, हमारी कैपिटल। और इधर से रामगंगा, सबसे पहली ट्रिब्यूटरी जो उत्तराखंड से आती है। उसके बाद लखनऊ के पास कौन सी मिलती है, गोमती। उसके बाद घाघरा, उसके बाद गंडक, फिर उसके बाद कोसी, फिर महानंदा, ऐसे रिवर इससे मिलते हैं। और लखनऊ गोमती के आसपास ये दिखेगा। और गंगा रिवर बिहार की जो कैपिटल है पटना, वहां से भी होते हुए जाती है। तो पटना, जहाँ पहले पाटलिपुत्र, राजगिरी जो मौर्य एम्पायर की कैपिटल हुआ करती थी, वो भी काफी ज्यादा यूज करते थे अपने लिए इस वाटर ट्रांसपोर्ट का, सिक्योरिटी के लिए भी और साथ में अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। तो ये गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज और साथ में इसका इम्पोर्टेंस हमारे लिए, बस हमें अब इसे अगर सस्टेनेबल बनाना है तो यहाँ पर वाटर पॉल्यूशन को काफी कम करना होगा, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग से काफी ज्यादा खतरा है। जो नॉर्थ पोल में हमारे पास जो ग्लेशियर है वो तो पिघल रही है, साथ में इंडिया के आसपास जो माउंट एवरेस्ट इस वाले में है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से दो प्रॉब्लम होंगे।
पहली प्रॉब्लम तो ये हुई है कि अब ग्लेशियर का जो पिघलना है वो ज्यादा हो गया है क्योंकि टेम्परेचर राइज हो गया है। और दूसरी बात, सर्दियां या विंटर कम पड़ने की वजह से बर्फ जमना भी कम हो गया। तो ग्लोबल वार्मिंग एक सबसे बड़ा खतरा है गंगा रिवर के लिए। और अगर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या होगा, जब बर्फ ज्यादा पिघलेगी और साथ में बारिश भी ज्यादा हो रही है तो पहले आपको फ्लड मिलेगी, लेकिन कुछ टाइम बाद जब ग्लेशियर खत्म हो जाएंगे तो उसके बाद यहाँ पर ड्रॉट भी आना स्टार्ट होगी। तो इसलिए जरूरी है ग्लोबल वार्मिंग को हमें बढ़ने से रोकना है, जिससे कि यहाँ का टेम्परेचर ना बढ़े और गंगा रिवर ऐसे ही बहती रहे। तो ये हमारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वरना दिक्कत होगी हम सबको जो इस प्लेन वाले एरिया में रहते हैं, उनका रहना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। क्योंकि हमने देखा है हिस्ट्री में भी, इंडस वैली सिविलाइजेशन जब उसकी इंडस नदी का पाथ चेंज हो गया तो पूरी इंडस वैली सिविलाइजेशन ही खत्म हो गई। तो ऐसा ना हो, इसलिए जरूरी है कि हम उस चीज को जाने और उस चीज को इम्पोर्टेंस दें और यहाँ के टेम्परेचर को कम से कम करने की कोशिश करें। और इसी के लिए पेरिस एग्रीमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ये सारी चीजें वर्ल्ड लेवल पे चलती, जिसके थ्रू हम इसको बचाने की कोशिश करते हैं। अगली जो रिवर जो हिमालय में से ही ओरिजिन होती है, जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र रिवर नॉर्थ ईस्ट की एक फेमस रिवर है और इस रिवर में नॉर्थ ईस्ट को काफी ज्यादा फायदा होता है। तो उसी के बेस पे प्लेन ऑफ ब्रह्मपुत्र या प्लेन ऑफ नॉर्थ ईस्ट भी आप कह सकते हैं। और ब्रह्मपुत्र रिवर नॉर्थ ईस्ट के लिए काफी ज्यादा फेमस है और इसके लिए सरकार ने एक कैंपेन भी लॉन्च किया, नमामि ब्रह्मपुत्र, प्लेन ऑफ पुत्र। इसको कई नामों से जाना जाता है। जब हमने ITC-Z देखा था तो उस टाइम हमने इसका एक नाम देखा था, सैंगपो। चाइना में ब्रह्मपुत्र रिवर को सैंगपो के नाम से जाना जाता है। तो इस रिवर का ओरिजिन जो होता है वो चाइना से होता है और चाइना से ओरिजिन के बाद ये रिवर ऐसे जाती है। उसके बाद ये थोड़ा टिल्ट हो जाती है सेंट एक्सेल बेसिन की वजह से। तो नॉर्थ ईस्ट वाला जो क्षेत्र है इंडिया का, इस नॉर्थ ईस्ट वाले क्षेत्र में एंटर करती है ब्रह्मपुत्र रिवर और एंटर करने के बाद अरुणाचल प्रदेश, ये वाला जो ऊपर वाला पार्ट है, अरुणाचल प्रदेश से इसकी एंट्री स्टार्ट हो जाती है। तो ब्रह्मपुत्र रिवर जो नॉर्थ ईस्ट की एक तरीके से लाइफलाइन है और ये रिवर तिब्बत, चाइना का एक पार्ट है तिब्बत, वहां से निकलती है और लगभग लेक मानसरोवर के आसपास से ही, जहां से हमने देखा था कि हमारी इंडस रिवर भी निकल रही थी, वहीं से एक तरीके से निकलती है। और यहाँ पर एक ग्लेशियर है तिब्बत में, चैन मुंग दुंग, चैन मुंग दुंग, ये चाइनीज नाम है, वहीं के पास एक ग्लेशियर है। उस ग्लेशियर के पास से निकलती है चाइना के तिब्बत वाले पार्ट से। और चाइना में से जिस नाम से जाना जाता है वो है सैंगपो। सैंगपो, जब हम लोग ITC-Z देख रहे थे, ITS-Z, इंडियस इंडस सैंगपो फ्यूचर जोन, जो वैली हमें दिखाई दे रही थी उसमें जो सैंगपो था वो इसी का था। वैसे इसका जो फ्लो है वेस्ट से ईस्ट की तरफ है, लेकिन यहाँ पे हमें पता है सेंट एक्सियल बेसिन होता है। और सेंट एक्सियल बेसिन का मतलब जब कई बहुत सारी जो हिल हैं या रेंजेस हैं एक दूसरे से टकराती हैं, उस वजह से जो बेसिन बनता है उसी को हम कहते हैं सेंट एक्सियल बैंड। और उसकी वजह से ब्रह्मपुत्र रिवर थोड़ी सी टिल्ट हो जाती है साउथवर्ड की तरफ। फिर उसके बाद इससे बहुत सारी रिवर, अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहली रिवर जो इससे मिलती है वो कहते हैं दिहांग। और दिहांग इससे मिलने के बाद ही इसका नाम क्या चेंज हो जाता है, ब्रह्मपुत्र। इंडिया में जब अरुणाचल प्रदेश के बाद इससे दिहांग मिलती है तो उसके बाद इसका नाम क्या कहते थे हम,
ब्रह्मपुत्र। उसके बाद आगे की तरफ जब बढ़ते हैं तो इससे लोहित, ये रिवर आके मिल जाती है, ये भी इसकी फेमस ट्रिब्यूटरी है। लोहित के बाद धनसिरी, धनसिरी ये भी ब्रह्मपुत्र रिवर की ट्रिब्यूटरीज में से एक है। फिर उसके बाद सुबनसिरी, सुबनसिरी ये ब्रह्मपुत्र रिवर की। उसके बाद अमू और तिस्ता, अमू तिस्ता। भूटान से एक और रिवर आती है जिसका नाम है मानस। ये कुछ फेमस ट्रिब्यूटरी है जो हमें ब्रह्मपुत्र की दिखती है। और उसके बाद ये बांग्लादेश में चली जाती है और बांग्लादेश में इसका जो नाम है वो है जमुना, जमुना रिवर के नाम से जानी जाती है बांग्लादेश में। तो बांग्लादेश में इसका नाम जमुना हो जाता है। और फिर उसके बाद इससे गंगा रिवर जैसे ही मिलती है, जो हुगली के रूप में इससे मिलने आती है, गंगा रिवर। उसके बाद इसका फिर नाम चेंज हो जाता है और इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है, पद्मा। और फिर उसके बाद फिर नीचे जाती है तो इसका एक और नाम हो जाता है मेघना। और मेघना के नाम से ये बे ऑफ बंगाल इसमें गिर जाती है। और इसके आसपास के एरिया में सुंदरवन वन का डेवलपमेंट हुआ है। यहाँ पर गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर हुआ क्या, जब इंडियन और यूरेशियन प्लेट के बीच टकराव हुआ, उसकी वजह से डिप्रेशन हुआ, थोड़ा सा क्रैक क्रिएट हुए हमारे इंडियन प्लेट में। और डिप्रेशन की वजह से मेघालय का जो प्लेटू है वो छोटा नागपुर प्लेटू से अलग हो गया, जहां हमने राजमहल, गारो गैप या मालदा गैप देखा था। और वहां पर एक प्लेन एरिया डेवलपमेंट हुआ जिसमें वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश, आज के बांग्लादेश का एरिया, वो सारा एरिया आता है। तो अब ये दोनों रिवर जो हिमालयन रिवर हैं, ये उस एरिया को फिल करने की कोशिश कर रहे हैं। और धीरे धीरे ये यहाँ पर सेडिमेंट अपना डेल्टा बनाकर उस चीज को भरने की कोशिश करके धीरे धीरे उसे कर रहे हैं। और इस वजह से उस एरिया में सुंदरबन का डेवलपमेंट हुआ है, जो काफी ज्यादा फेमस है अपने बंगाल टाइगर के लिए। बंगाल जो टाइगर है वो इस सुंदरबन वाले एरिया में मिलता है। बंगाल टाइगर काफी ज्यादा कैपेबल है इस वाटर में रहने के लिए। और सुंदरबन के आसपास जो हमें फॉरेस्ट मिलता है उसे हम कहते हैं मैंग्रोव। मैंग्रोव फॉरेस्ट हमें सुंदरबन वाले एरिया में दिखता है। और इसकी एक फेमस ट्रिब्यूटरी जिसका नाम है तिस्ता, इस पर काफी ज्यादा डिस्प्यूट होता रहता है। ये तिस्ता रिवर वैसे हमारे एक स्टेट सिक्किम से निकलती है जिसका नाम है जैमू ग्लेशियर। सिक्किम में एक ग्लेशियर है जैमू, वहां से निकलती है। और सिक्किम के बाद वेस्ट बंगाल वाले एरिया में आती है और फिर बांग्लादेश में जाती है। तो बांग्लादेश कई बार कहता है कि जैसे आप लोगों ने पाकिस्तान के साथ इंडस वाटर ट्रीटी की है, वैसे ही आप लोगों को हमारे साथ भी तिस्ता रिवर को लेकर ट्रीटी करनी चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये हो जाती है कि इस तिस्ता रिवर से वेस्ट बंगाल के बहुत सारे एरिया में भी इरिगेशन फैसिलिटी मिलती है, वहां के लोगों के ड्रिंकिंग वाटर के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए वहां की जो गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट, ममता दीदी, वो काफी ज्यादा एक्टिव रहती है और वो बोलती नहीं, हम लोग ऐसा एडवांटेज नहीं देंगे बांग्लादेश को कि ये सारी चीजें मिले। लेकिन बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर, उनकी पॉलिसी काफी ज्यादा प्रेशर डालती है सेंट्रल गवर्नमेंट पे कि आप लोग तिस्ता रिवर को लेके एग्रीमेंट करो, क्योंकि इस रिवर के आसपास
इरिगेशन फैसिलिटी मिलने से बांग्लादेश की एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट होता है। तो इसलिए वहां के लोगों के लिए भी तिस्ता रिवर का वाटर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग वैसे तो बोलते हैं लेकिन डिप्लोमेटिक तरीके से ही सारी चीजें चलाते हैं, और ये मुद्दा इंदिरा गांधी जी के टाइम से ही चल रहा है। मोदी गवर्नमेंट ने भी कोशिश की, लेकिन क्योंकि स्टेट के पास भी अपना राइट होता है वाटर को यूज करने का, तो बिना स्टेट के हम लोग कोई बड़ा डिसीजन नहीं ले सकती है। वैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके पास पावर है, लेकिन कहीं ना कहीं वो हमारे इंटरेस्ट में नहीं होगा। बंगाल के जो एरिया वाले लोग हैं उनको दिक्कत हो सकती है, उनको ड्रिंकिंग वाटर में प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि धीरे धीरे जैसे जैसे सी वाटर राइज हो रहा है वैसे वैसे बंगाल वाले प्लेन में सैलिनिटी बढ़ रही है, क्योंकि सॉल्टी वाटर होता है सी वाला। तो इन लोगों को क्लीन जो वाटर मिलता है पीने के लिए वो सिर्फ इन रिवर के बाद वजह से मिलता है। इन धीरे धीरे सॉल्टी वाटर बढ़ने की वजह से वहां के लोगों को और ज्यादा दिक्कत हो रही है। ऐसे में अगर तिस्ता रिवर का ज्यादातर पानी हम बांग्लादेश को दे देंगे तो हमें काफी ज्यादा लॉस होगा, और फिर वही डिस्प्यूट क्रिएट होगा जैसे इंडस वाटर ट्रीटी पे होता है कि हम लोग डैम बनाना चाहते हैं लेकिन पाकिस्तान मना कर देता है। लेकिन बीच का रास्ता ये है कि दोनों के इंटरेस्ट सर्व होते रहे, दिक्कत बांग्लादेश को भी ना हो और साथ में हमको भी ना हो, ऐसी हमें कोशिश करनी चाहिए। ऐसा कोई बीच का रास्ता हो, और किसी भी फिक्स उस चीज पे जाने की जगह हम लोग मिलके एक तरीके से काम करें। एक डैम इस पे बनाया जा सकता है जिससे बांग्लादेश के लोगों को भी फायदा हो और साथ में हमें भी फायदा हो। इरिगेशन के लिए वाटर को स्टोर किया जा सकता है, या किसी फेमस ब्रह्मपुत्र रिवर की ट्रिब्यूटरी से भी इसको जोड़ा जा सकता है। तो तिस्ता डिस्प्यूट किस किस के बीच है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, तो याद रखना तिस्ता रिवर का जो डिस्प्यूट है वो इंडिया और बांग्लादेश के बीच है। और तिस्ता रिवर का ओरिजिन कहाँ से होता है? सिक्किम के जैमू से, फिर उसके बाद वेस्ट बंगाल के एरिया से निकलती है, और वेस्ट बंगाल के बाद ये पहुंचती है बांग्लादेश। तो तिस्ता रिवर इंडिया बांग्लादेश के बाद बीच एक डिस्प्यूट बनता है उसके पार्टी और वाटर को लेके, तो इसलिए दोनों एक दूसरे से थोड़ा सा डिस्प्यूट रहता है। ऊपर जो हमने मानस रिवर देखा था जो भूटान के साथ है, तो मानस रिवर जो तिस्ता से भी पहले दिखाई देती है, ये इंडिया और भूटान के बीच एक नेचुरल वाटर बनाती है। और मानस रिवर के पास ही एक मानस नेशनल पार्क भी है। मानस नेशनल पार्क ये एक ऐसा पार्क है जो 2 कंट्रियों में स्टेब्लिश है। कुछ पार्ट, इसका जो लोअर वाला पार्ट है वो इंडिया में है, अपर वाला पार्ट भूटान में है। और इंडिया और भूटान मानस नेशनल पार्क को कंजर्व करने के लिए दोनों मिलके काम करते हैं। तो दोनों की जो फोर्सेस हैं, फॉरेस्ट रेंजेस हैं, वो मानस रिजर्व को कंजर्व करने की कोशिश करते हैं कि भाई कैसे यहाँ को एक तरीके से बचाया जा सके, यहाँ पर जो टाइगर रहते हैं उनको भी बचाया जा सके, और भी जो स्पीसीज रहती है उनको भी बचाया जा सके। इसके लिए दोनों गवर्नमेंट काम करती है। अब ब्रह्मपुत्र रिवर इंडिया के नेशनल वाटरवे 2, इंडिया का जो नेशनल वाटरवे 2 है वो नॉर्थ ईस्ट में ही है ब्रह्मपुत्र रिवर पर। नेशनल वाटरवे 1 हमने देखा जो गंगा रिवर पे था, नेशनल वाटरवे 2 वो हमारा ब्रह्मपुत्र रिवर पे है। और धुबरी से सुदनसरी इस वाले एरिया में हमें अपना पूरा एरिया दिखता है जहां से हमारा नेशनल वाटरवे 2 जाता है। धुबरी एक प्लेस है जो इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर पर मिलता है, और हम लोग चाहते हैं कि ब्रह्मपुत्र रिवर में वाटरवेज का यूज करके हम लोग बांग्लादेश से कनेक्टिविटी करें, और गंगा रिवर के थ्रू ब्रह्मपुत्र रिवर से हमारा शिप जाए और नॉर्थ ईस्ट की तरफ पहुंच जाए। ये भी इंडिया का प्लान है, और इसलिए कई बार हमने एक रूट मांगने की कोशिश की है बांग्लादेश से। कई बार बांग्लादेश रेडी भी हुआ है इस मामले में, और वो भी बोलता है कि अगर आप ट्रेड करते हो हमारे थ्रू तो आप हमें कुछ फी देना और आप यूज कर सकते हो, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी कनेक्टिविटी को लेकर रहती है। हम लोग बड़ी आसानी से नॉर्थ ईस्ट पहुंचने में प्रॉब्लम होती है। एक एरिया है जिसे कहते हैं चिकन नेक, ये वाला एरिया,
बस ये इस वाले एरिया के थ्रू ही इंडिया कनेक्टेड है नॉर्थ ईस्ट से, लेकिन हमें डर लगता है इस चीज से। डर इस बात से लगता है कि कहीं चाइना ने चिकन नेक एरिया पे कंट्रोल कर लिया तो कहीं ऐसा ना हो जाए पूरा नॉर्थ ईस्ट हमसे कट जाए। इसके लिए इंडिया रास्ते ढूंढता रहता है। इनमें से एक सबसे बढ़िया रास्ता जो हमें मिलता है वो मिलता है बांग्लादेश से। जब इंडिया का डिवीजन नहीं हुआ था, ना पाकिस्तान बना था, ना बांग्लादेश बना था, तो उस टाइम इसी रूट का यूज किया जाता था नॉर्थ ईस्ट जाने के लिए। और साथ में कुछ रेलवे भी डेवलप थी जो बांग्लादेश से होते हुए नॉर्थ ईस्ट पहुंचती थी। लेकिन अब डिवीजन हो गया है तो इस वजह से काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि रेलवे नेटवर्क को भी दोबारा से स्टार्ट किया जाए बांग्लादेश के साथ, और जो वहाँ की प्राइम मिनिस्टर हैं उनके साथ हमारी ठीक ठीक बनती है, शेख हसीना जी। तो उनसे भी हम कोशिश करते हैं कि वो हमारे साथ कोऑपरेट करें। और वो 1971 का जब इंडिया और पाकिस्तान का वार हुआ था, उस वॉर में कहीं ना कहीं इंडिया ने बांग्लादेश की हेल्प की थी। तो इसलिए बांग्लादेश के बहुत सारी लीडर या पार्टियां इंडिया को सपोर्ट करती हैं, और हमारे बांग्लादेश के साथ ज्यादातर टाइम अच्छे रिलेशन रहते हैं। बस कुछ डिस्प्यूट को छोड़ के, जैसे तिस्ता रिवर का डिस्प्यूट है, इसको छोड़ के ज्यादातर टाइम इंडियन गवर्नमेंट के साथ बांग्लादेश के अच्छे रिलेशन होते हैं, और ये काफी ज्यादा हेल्प करते हैं टेररिस्टों को न्यूट्रलाइज करने में इंडिया की, साथ में ही कनेक्टिविटी के लिए नॉर्थ ईस्ट को जोड़ने में, और साथ में इंडिया के बहुत सारे जो ग्रुप हैं जैसे सार्क, उसमें बांग्लादेश भी इंक्लूड है, और हम बांग्लादेश को काफी साथ लेके चलते हैं। हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट बांग्लादेश में डेवलप किए हैं जो बांग्लादेश की तो हेल्प करता है, साथ में इंडिया की भी हेल्प करता है। और इस ब्रह्मपुत्र रिवर के साथ एक प्रॉब्लम ये है, क्योंकि ये हिली एरिया से आती है, तो मॉनसून के टाइम यहाँ पर फ्लड आने की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है, और फ्लड आने की वजह से नॉर्थ ईस्ट में काफी ज्यादा दिक्कत होती है। नॉर्थ ईस्ट में फ्लड की प्रॉब्लम एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम में से एक है, और साथ में ये जिस एरिया से आती है, हिमालय वाले एरिया से, वो अभी न्यू माउंटेन है, तो वहां की जो लैंड है या सरफेस है वो काफी ज्यादा सॉफ्ट है, और इस वजह से कई बार वहां पे लैंडस्लाइड की प्रॉब्लम भी हो जाती है। तो फ्लड, लैंडस्लाइड और साथ में अर्थक्वेक, ये सारी कुछ नेचुरल डिजास्टर हैं जो हमें दिखाई देते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर वैली के आसपास। तो यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसी चीज की होती है, कैसे फ्लड को न्यूट्रलाइज किया जाए, कैसे यहाँ पर लैंडस्लाइड या अर्थक्वेक उसको न्यूट्रलाइज किया जाए। और इसके आसपास ब्रह्मपुत्र वैली में कुछ फेमस हमारे नेशनल पार्क भी है, जैसे काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क, अभी जब मानसून आया था तो काजीरंगा नेशनल पार्क काफी ज्यादा न्यूज में था, क्योंकि यहाँ पे फ्लड आ गई थी, और जो एनिमल यहाँ पे रहते हैं उनको निकालने की हम लोगों ने कोशिश की थी। और ये काजीरंगा नेशनल पार्क काफी ज्यादा फेमस है वन हॉर्न राइनो के लिए। इंडिया में एक राइनो की स्पीसीज मिलती है जिसका नाम है वन हॉर्न राइनो, और वन हॉर्न राइनो जो सबसे ज्यादा मिलता है वो मिलता है काजीरंगा नेशनल पार्क। तो अगर आपको वन हॉर्न राइनो देखना है तो वो आपको काजीरंगा नेशनल पार्क में सबसे ज्यादा मिलेगी। और यहाँ पे अच्छा काम किया गवर्नमेंट ने उनको कंजर्व करने के लिए, और इस वजह से काजीरंगा नेशनल पार्क काफी ज्यादा फेमस हो गया है वन हॉर्न राइनो के। लेकिन जब फ्लड आई तो उसके बाद बहुत सारे राइनो को दिक्कत हुई कि भाई कैसे वो अपनी जान बचाएं। सरकार ने रेस्क्यू किया, लेकिन फिर भी बहुत सारे राइनो की डेथ हो गई इस फ्लड की वजह से। तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है ब्रह्मपुत्र रिवर के साथ वो है फ्लड की। और ऊपर से जो चाइना वाला एरिया है, उस एरिया में माउंटेन वाला एरिया है, तो वहां से बड़ी तेजी के साथ इस वैली में फ्लड आती है। और फ्लड का एक और रीजन यहाँ पर सिल्ट का डिपॉजिट हो जाना। इस वैली में काफी ज्यादा सिल्ट डिपॉजिट हो जाता है, और सिल्ट के डिपॉजिट होने की वजह से ब्रह्मपुत्र रिवर की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो भी कम हो जाती है। तो गाद की जो प्रॉब्लम है वो यहाँ की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, और कई बार लोगों ने जो ब्रह्मपुत्र वैली के आसपास का जोन था उसे अपनी लैंड बनाने के लिए
वहाँ के आसपास के फॉरेस्ट को भी काट दिया, उसके कोस्ट को जो बैंक था उसको भी तोड़ दिया। उस वजह से भी यहाँ पे फ्लड आने की प्रॉब्लम, और साथ में यहाँ के लोगों को कई सारे डिजास्टर झेलने पड़ते हैं। तो इसके लिए सरकार काम कर रही है, और साथ में इंडिया और चाइना के बीच डिस्प्यूट भी रहता है ब्रह्मपुत्र रिवर को लेकर। हम लोग चाहते हैं कि भाई ब्रह्मपुत्र रिवर पे चाइना कोई एग्रीमेंट साइन कर ले, लेकिन चाइना कोई एग्रीमेंट साइन नहीं करता, और इस वजह से हमें काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है। कई बार चाइना इसके ऊपर हमसे बोलता है कि हम डैम बना देंगे, और अगर डैम बना देंगे तो हम लोअर वाले प्लेन में रहते हैं ब्रह्मपुत्र के, डैम बन जाएगा तो हमें वाटर कम मिलेगा, और हो सकता है जब इसमें पानी ज्यादा है तो चाइना अपना वाटर जल्दी छोड़ दे और उसकी वजह से यहाँ पे फ्लड की प्रॉब्लम हो जाए। तो हम चाहते हैं कि चाइना हमसे ब्रह्मपुत्र रिवर को लेके कोई ट्रीटी साइन कर ले, लेकिन चाइना ट्रीटी साइन ही नहीं करता। तो इस वजह से भी हमें प्रॉब्लम होती है कि भाई ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर अगर ट्रीटी साइन हो जाए तो कम से कम हमें दिक्कत तो ना हो। और हमारा वैसे एग्रीमेंट है कि भाई एक दूसरे के साथ डाटा एक्सचेंज किया जाएगा जिससे इंडिया में फ्लड की प्रॉब्लम को रोका जाए। लेकिन जब गलवान घाटी इंसिडेंट हुआ था, जब चाइना ने हमारे सोल्जर को मारा, हमने उनके सोल्जर को मारा, तो उसके बाद इन्होंने कोई लीगल एग्रीमेंट तो था नहीं, हमें डाटा देने से ही मना कर दिया। तो ब्रह्मपुत्र रिवर में जब फ्लड आई उससे पहले हमें पता ही नहीं था कि कितना वाटर ऊपर से आ रहा है। तो कई बार ये भी चीजें होती है, इसलिए हमें जरूरी है कि ब्रह्मपुत्र और उसके आसपास के लोगों को अवेयर तो किया ही जाए। साथ में कुछ छोटे छोटे डैम जिन्हें हम कहते हैं चेक डैम, ये चेक डैम हमें बनाने की जरूरत है, जिससे लोगों को इरिगेशन फैसिलिटी तो मिले ही, साथ में इलेक्ट्रिसिटी भी हम डेवलप कर पाए, और फ्लड की प्रॉब्लम से भी हम लोग यहाँ के लोगों को बचा पाए। तो फ्लड एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो इस वाले ब्रह्मपुत्र वाली वैली में हमें दिखाई देती है। बात करें इस ब्रह्मपुत्र वैली से कौन कौन से स्टेट जुड़े हुए हैं, तो सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश जो सबसे ऊपर वाले पार्ट में हमें दिखाई देता है, और अरुणाचल प्रदेश के बाद ये असम, अरुणाचल प्रदेश में, तो उसके बाद असम। असम का एक फेमस जो प्लेस है जिसका नाम है गुवाहाटी। गुवाहाटी एक तरीके से फाइनेंशियल हब है कहाँ का, नॉर्थ ईस्ट इंडिया का, और वो गुवाहाटी वाला जो प्लेस है वो असम में ही है। तो गुवाहाटी जो असम का एक फेमस प्लेस है, उस वाले प्लेस में भी सारी चीज। अब आपको देखना है तो अरुणाचल प्रदेश और असम वहीं से, लेकिन इसकी ट्रिब्यूटरीज कई वाले एरिया से आती है। ये वाला जो पार्ट है इधर से चाइना के पार्ट से ये निकलती है, और यहाँ से होते हुए अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पे दिबांग, ये लोहित, ये दिहांग, फिर नीचे की तरफ आती है दिसांग, फिर उसके बाद कार्बी लोंग, काजीरंगा पार्क, इधर भूटान से मानस, फिर उसके बाद इससे मिलने वाली तिस्ता, अमू, ये रिवर मिलते हैं। फिर उसके बाद ये जब यहाँ पे जाती है बांग्लादेश में जमुना, गंगा रिवर मिलते ही पद्मा, फिर नीचे की तरफ मेघना, और फिर उसके बाद एरिया को हम क्या कहते हैं, सुंदरबन। ऐसे आपको पॉलिटिकल मैप में भी दिखाई दे सकती है। ये वाला जो सारा बेल्ट है, ये नीला नीला, ये सब ब्रह्मपुत्र रिवर का है, और ये काजीरंगा नेशनल पार्क है जो काफी ज्यादा फेमस है। लेकिन यहाँ पर जब फ्लड आती है तो इन एनिमल के लिए काफी ज्यादा दिक्कत होती है। तो हमें जरूरत है यहाँ पे फॉरेस्ट को रिस्टोरेशन की, साथ में ब्रह्मपुत्र रिवर के आसपास कोई उसके लैंड एरिया को या कैचमेंट एरिया को कैप्चर ना कर सके, उसको भी कंट्रोल करने की जरूरत है। तो इसके लिए सरकार ने नमामि ब्रह्मपुत्रा, जैसे नमामि गंगे है ऐसे नमामि ब्रह्मपुत्रा भी एक कैंपेन है, नमामि ब्रह्मपुत्रा पुत्रा। ये नॉर्थ ईस्ट में इस रिवर को बचाने के लिए और साथ में नेशनल वाटरवे 2 इसको चलाने के लिए नमामि ब्रह्मपुत्रा है, जिससे कि यहाँ के लोगों को तो बेनिफिट हो ही, साथ में क्लीन रहे ब्रह्मपुत्र, इसके लिए भी सरकार काम करना चाहती है। और इस कैंपेन के थ्रू बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटियों को लाके, बहुत सारे लोगों को अवेयर करके गवर्नमेंट हर बार कैंपेन चलाती है कि जिससे ब्रह्मपुत्र रिवर और नॉर्थ ईस्ट की जो लाइफलाइन है
उसको हम लोग बचा सके और यहाँ पर एक बैलेंस क्रिएट हो सके कि वाटर क्राइसिस भी ना हो, साथ में फ्लड भी ना हो। इसलिए सरकार कुछ चेक डैम बनाने की भी कोशिश करती है, लेकिन हमें यहाँ पे बड़ा डैम बनाने से बचना चाहिए। उसका रीजन ये अर्थक्वेक प्रोन जोन है, तो यहाँ पर काफी ज्यादा बड़े लेवल के अर्थक्वेक आते हैं। तो अगर हम यहाँ पे ज्यादा तेजी से डेवलपमेंट करेंगे तो दिक्कत हो सकती है इस वाले जोन में, और अगर डैम टूटा तो वो डैम एक डिजास्टर में चेंज हो सकता है और यहाँ के लोगों को काफी ज्यादा दिक्कत हो सकती है। इस ब्रह्मपुत्र रिवर के आसपास वाले जोन में बहुत सारे मिनरल्स भी मिलते हैं। यहाँ पर इंडिया का मिनरल्स भी काफी ज्यादा है। यहाँ पर धुबरी और सादिया, धुबरी से लेकर सादिया ईस्ट में, ये वाला नेशनल वाटरवे 1, वाटरवे 2, नेशनल वाटरवे 2 धुबरी से सिद्धिया। और यहाँ पर सबसे पहली बार इंडिया के जो ऑयल रिफाइनरी थी उसको हमने खोला था, वो भी कहाँ पे पड़ती है, ब्रह्मपुत्र में। और इस ब्रह्मपुत्र रिवर में एक आइलैंड भी पड़ता है जिसका कहते हैं मजोव आइलैंड, और ये किसी रिवर पे बना सबसे बड़ा आइलैंड है। और मजोव आइलैंड को हम लोगों ने बायोडाइवर्सिटी के लिए एक इंपॉर्टेंट साइट के रूप में भी घोषित कर रखा है। और यूएन के अकॉर्डिंग धीरे धीरे मजोव आइलैंड कम होता जा रहा है। उसका रीजन क्या है, जब यहाँ पे फ्लड आती है तो ये कट जाता है। साथ में बहुत सारे लोग यहाँ के रिसोर्स को लेने के लिए उससे माइनिंग करते हैं। कुछ लोग कोल लेना चाहते हैं, कुछ लोग ऑयल लेना चाहते हैं। तो ये सारी चीजें करने के लिए मजोव आइलैंड पे काफी ज्यादा खतरा है। और मजोव आइलैंड पे कुछ विलेजेस भी हैं, छोटे छोटे लोग रहते हैं वहां पे, कुछ ट्राइब भी हैं। नॉर्थ ईस्ट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी रहती है कि ट्राइब अपने आपस में लैंड को लेकर काफी ज्यादा लड़ते रहते हैं, तो ये प्रॉब्लम भी होती है। और साथ में यहाँ पर एक एग्रीकल्चर की जाती है जिसे हम कहते हैं झूम एग्रीकल्चर। झूम एग्रीकल्चर में क्या करते हैं, ये लोग फॉरेस्ट को काटते हैं और फॉरेस्ट को काटने के बाद वहां पर एग्रीकल्चर करते हैं। फिर 4-5 साल बाद वहां पे खेती करेंगे, फिर उसके बाद दूसरे वाले फॉरेस्ट पे जाते हैं। तो इस वजह से झूम एग्रीकल्चर से वहां के फॉरेस्ट को नुकसान होता है। और जब ब्रह्मपुत्र रिवर में फॉरेस्ट नहीं होगा तो फॉरेस्ट एक तरीके से वाटर के फ्लो को थोड़ा सा स्लो करता है। तो ये सारी प्रॉब्लम झूम एग्रीकल्चर से होती है, लेकिन वो ट्राइबल लोग हैं, अपनाते हैं। इस वजह से वहां पे इस झूम एग्रीकल्चर को हम स्लैश एंड बर्न, बर्न एग्रीकल्चर भी कहते हैं, लेकिन ट्राइबल लोगों की वजह से। लेकिन फिर भी सरकार ने अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश की कि आप झूम एग्रीकल्चर ना करें, ताकि फॉरेस्ट को नुकसान ना पहुंचाएं, क्योंकि उससे डिजास्टर हो सकता है। किसी परमानेंट लैंड पे आप लगातार एग्रीकल्चर कर सकते हैं, वो आपको अलाउ, उसे करने के लिए आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा आज का क्लास था। हमने हिमालय वाली जो रिवर है उनको देख लिया है। अब हमारी साउथ इंडिया की बस रिवर बची है, उन्हें हम देखेंगे एक क्लास में, वो खत्म हो जाएगा। कृष्णा, गोदावरी और कावेरी 3 फेमस रिवर हैं जो साउथ इंडिया में मिलती हैं, उनको हम देखेंगे। गोदावरी जिसे साउथ की गंगा के नाम से जाना जाता है, तो आप भी एक बार आउटलाइन में मैप बना लेना, जिससे आप लोगों को इसकी ट्रिब्यूटरीज, काफी फेवरेट क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई, ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं ब्रह्मपुत्र रिवर की, साथ में मजोब आइलैंड कहाँ पे है, ब्रह्मपुत्र रिवर कहाँ कहाँ से आती है। और मेंस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है ब्रह्मपुत्र रिवर का इम्पोर्टेंस फॉर नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। और नॉर्थ ईस्ट काफी न्यूज में भी रहता है, मणिपुर वायलेंस हो या और कोई इशू हो, तो इस वजह से भी क्वेश्चन रहता है। तो आपको कोई डाउट हो तो आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हो। सृष्टि जी और नेहा जी, कोई डाउट है आप लोगों को? सर जैसे आप कहते हैं यूपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं सर? देखिए, क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, लेकिन थीम रिपीट होती है।